हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा क्लास 11th का सोशलॉजी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम क्लास 11th, क्लास 12th और स्टैंडर्ड बुक यूपीएससी के लिए को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, जो बच्चे क्लास 11th में, वो भी इस वीडियो को सेपरेटली अपने चैप्टर वाइज देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा उन्हीं का सिलेबस कंप्लीटेड है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमने बुक 1 के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हमने बुक 2 का भी चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। लेकिन चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 11th, क्लास 12th या यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी के ऑप्शनल से रिलेटेड सोशलॉजी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, जो कि हमारा इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट। अभी तक आपने इतने सारे सोशोलॉजिस्ट देखे ना, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्किम, मैक्स वेबर। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, मतलब वो लोगों का पर्सपेक्टिव क्या था, वो लोग कैसा सोचते थे, किस बारे में बोलते थे, सोसाइटी को लेके वो क्या सोचते थे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी स्टडी उसके बारे में करेंगे कि एक्चुअली में उन लोगों का पर्सपेक्टिव क्या था और वो लोग क्या सोचा करते थे। तो इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जो भी चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, वो पहले क्या करना होगा, वो स्टडी करना होगा। और वो स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन का स्टेज देखना होगा कि क्या क्या चेंजेस और किस किस स्टेज पे कैसे चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें है 19th सेंचुरी यूरोप रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। जो 19th सेंचुरी में यूरोपियन चेंजेस आए हैं, वो उसको हम लोग रिवॉल्यूशनरी चेंजेस बोलते हैं। हम लोग उसको रिवॉल्यूशनरी चेंजेस क्यों बोलते हैं? हम लोग उसको रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चेंजेस काफ़ी जल्दी आए थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग इवोल्यूशनरी और रिवॉल्यूशनरी चेंजेस दो पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो काफ़ी धीरे धीरे एक सोसाइटी में आते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो काफ़ी सडन होते हैं और काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका मानना था, पहले क्या फर्स्ट स्टेज क्या था, कमर्शियल रिवॉल्यूशन आया कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मार्केट हुए, लोग क्या हुआ, ट्रेड में बिज़ी होने लगा, लोग बिज़नेस करने लगे। तो हमारे सोसाइटी में पहला रिवॉल्यूशन किस टाइप का रिवॉल्यूशन था, हमारे कमर्शियल रिवॉल्यूशन था। ठीक है, कमर्शियल चेंजेस आए। नेक्स्ट था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि वो जो एज चल रहा था वो एज ऑफ रीज़न था कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी होता था, हमारे लाइफ में कुछ भी होता था, हमारे साथ कुछ भी होता था, तो हमने क्या किया था, उसका रीज़न हमेशा हमें उस चीज़ के पीछे रीज़न चाहता था कि क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम हर चीज़ के पीछे रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, इसलिए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि फिर लोग उस चीज़ के रीज़न जानने की कोशिश करने लगे, उसके पीछे की बातें जानने की कोशिश करने लगे कि हाँ एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ। फिर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से अपने पॉलिटी के लेक्चर्स में कवर किया है और उसकी भी सीरीज़ चल रही है, तो काफ़ी जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब पॉलिटिकल सोवर्निटी, लोगों को राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स मिले, वुमेन को राइट्स मिले, डिवीज़न ऑफ लेबर्स हुआ, पावर शेयरिंग हुई, काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो कि हमारे सोसाइटी को एक डेमोक्रेसी की ओर ले गया। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ मास मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, जहाँ पे लोग क्या करने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप करने लगे और काफ़ी एक जिसको बोलते हैं ना बिग स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। ठीक है, लोग जहाँ पे पहले क्या करते थे, हाथ से सिलाई बुनाई कढ़ाई, एक एक शर्ट, एक डलिया, एक चीज़ें काफ़ी टाइम टेकिंग होती थी, काफ़ी
टाइम कंज्यूमिंग होती थी, उस तो क्या हुआ, अचानक से इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप होने लगी, और क्या हो गया, काफ़ी मास मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। मतलब एक फैक्ट्री में वन टाइम में थाउजेंड प्रोडक्ट्स एक बार में क्या हो गए, बनने लगे। लोग क्या हो गए, डिपेंडेंट नहीं हो गए, लोग ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो गया, काफ़ी टाइम सेविंग हो गया, ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो ये 4 फेजेस में हमारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए थे। 3 इम्पॉर्टेंट क्लासिकल थिंकर्स। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, 3 बहुत इम्पॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं, क्लासिकल थिंकर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा कार्ल मार्क्स, दूसरे हमारे इमानुएल डर्किम, और तीसरा है हमारा मैक्स वेबर। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग इसमें एक जो उनकी बेस जो जानने के लिए, जो क्लास 11 के बच्चों के लिए नीड है, और आपका भी एक बेस मजबूत करेगा जो भी यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए क्या करेगा, ये तीनों का एक बेस आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक के चैप्टर्स में भी आपने काफ़ी पढ़ा, कार्ल मार्क्स ये बोलते थे, कार्ल मार्क्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलते थे, जो इमानुएल डर्किम थे वो फंक्शनलिस्ट थ्योरी बोलते थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आखिर इनका पर्सपेक्टिव क्या था, ये किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते थे, समझते थे, देन बोलते थे। ठीक है, जो हमारा एज ऑफ रीज़न आया, जिस एज में हमने क्या किया, अब हमारा एज नहीं, जो मतलब एक फेस चलता है, ठीक है, उस एज ऑफ रीज़न में जो क्या था, वो किस सेंचुरी में था, तो वो 17th और 18th सेंचुरी में वो क्या था, रीज़न का एज हो गया था। कि मतलब लोगों को ये क्यूरियोसिटी होने लगी थी कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं एक्चुअली में रीज़न क्या है। अगर उनके साथ एक छोटा सा भी कुछ इंसिडेंट होता था तो लोग क्या होते थे, रीज़न के पीछे भागते थे, उनको रीज़न चाहता था उस चीज़ों का। तो रैशनल थिंकिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो थिंकिंग थी वो अलग अलग हो गई थी, काफ़ी लोग रैशनल सोचने लगे थे। सेकुलर, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, सेकुलर थे लोग, सेपरेट सोचने लगे थे, साइंटिफिक तरीके से लोग जानने लगना चाहते थे, और ह्यूमैनिटीज़ तो अपनी जगह थी ही थी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में हुआ था, जब हमें एक्चुअली में पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उस टाइम क्या हुआ था, जो हमारे ह्यूमन राइट्स थे उनको भी क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था एक्चुअली में किसके क्या क्या राइट्स हैं। क्वेश्चन द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ठीक है, हमें ये प्रिविलेजेस क्या जो हमें बर्थ से ही कुछ प्रिविलेजेस देने लगे थे, दिया जाता था, उस पर क्या हो गया, क्वेश्चन राइज होने लगा। सर्फ वर्सेस फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स, हमें क्या किया गया, एक जो बंधन था, एक जो काफ़ी चीज़ों से हमें बॉन्ड करके रखा जाता था, रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता था, उन चीज़ों से हमें क्या किया गया, फ्री किया गया। टैक्सेस वर कैंसल्ड, जो भी टैक्सेस लगते थे, काफ़ी हैवी टैक्सेस जो लगाए जाते थे लोगों पे, स्ट्रीट हॉकर्स पे, तो इन लोगों पे से क्या किया गया, या बिजनेसमैन, ट्रेड, किसी भी चीज़ पे से तो क्या किया गया, टैक्सेस को हटाया गया। रिलीजन, फैमिली, प्राइवेट, फैमिली से एक रिलीजन को क्या किया गया, प्राइवेट किया गया, कि एक्चुअली में ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस फैमिली में बर्थ की हो तो आपको यही रिलीजन फॉलो किया गया। काफ़ी तरीके के जो चेंजेस थे वो आए थे सोसाइटी में। और एजुकेशन, जो एजुकेशन था उसको पब्लिक किया गया, कि एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो सबको मिलेंगे और इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, इक्वली एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए। जो आइडल्स था, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का, ये एक आइडल बना दिया गया कि सबको लिबर्टी मिलेगी, सबको इक्वलिटी मिलेगी और सबको फ्रेटर्निटी मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब के कॉन्सेप्ट बहुत डीप में समझने होंगे तो आप मेरी क्लास 6, 7, 8, 9 जो क्लास 6 to 12 की पॉलिटी सीरीज़ चल रही है, आप उसमें काफ़ी अच्छे से देख सकते हो। मैंने एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे विथ एग्जाम्पल और विथ डेफिनेशन के साथ समझाई है। ठीक है, फिर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन लेट 18th एंड अर्ली 19th में ये हुआ था। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे लोग किस चीज़ को अप्लाई करने लगे थे, जो हर चीज़ों में एक छोटी से अगर कुछ इशू होता था तो लोग उसमें भी क्या करने लगे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे थे। ठीक है, ये एक्चुअली में इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है। न्यू मशीन्स, बहुत सारे क्या हो गए थे, नए नए मशीन्स डेवलप्ड हो गए थे, लोगों ने बहुत सारे नए मशीनों का क्या किया था, आविष्कार किया था।
न्यू सोर्सेज ऑफ पावर, मतलब जो पावर थे उनके जो सोर्सेज थे वो अलग अलग सोर्सेज बनाए गए थे। न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड मार्केट, नए नए तरीके मार्केट को ऑर्गेनाइज करने के, डिवीज़न ऑफ लेबर के काफ़ी नए नए तरीके क्या किए गए थे, बनाए गए थे, इवॉल्व किए गए थे, ठीक है, उनको डिज़ाइन किया गया था। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, स्पिनिंग जेनी बनाई गई थी, स्टीम इंजन बनाया गया था। तो ये सब क्या हुआ था, इन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही ये सारी चीज़ें हमारी हुई थी। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही हमारा ये सब चीज़ें हुआ था। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज़ में मेजर चेंजेस इन सोशल लाइफ, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। जो फैक्ट्रीज़ थी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया, जो लोगों की सोशल लाइफ को चेंज करने लगा, ठीक है। उसमें जो नए तरीके के नॉलेज थे उनको यूज़ करने लगा गया, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में नहीं कि 200 लेबर एक साथ बैठ के खाली हाथ से कुछ काम जो कर रहे हैं उनका वो करें, नहीं, वहाँ पे जो नई तरीके की टेक्नोलॉजीज़ थी उनको यूज़ किया गया। और उन टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि माइग्रेशन और अर्बन डोमिनेटेड थे, मतलब ये सब चीज़ से एक जैसे माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह काम को ढूंढने जाते थे, ये सब होने लगा था। अर्बन डोमिनेशन, जो अर्बन जो सिटी के लोग थे वो लोगों को, लेबर को डोमिनेट करते थे। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ, मतलब एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो, लेकिन उसके साथ ये सब चीज़ें भी आई, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे देखो आप, एक जगह पे 100 लेबर्स एम्प्लॉयड थे, अचानक से वहाँ पे 1-2 लोगों का काम हो गया, तो इससे माइग्रेशन बढ़ गया। लोग क्या करने लगे, जॉब के सर्च में एक जगह से दूसरे जगह आने लगे, जाने लगे, तो इससे माइग्रेशन हुआ। और जो अर्बन लोग थे वो क्या होने लगे, उनको ऐसा लगता था वो रिच हैं, वो लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो उनके में भी एक डोमिनेशन आइडियोलॉजी आ जाती है, ठीक है। सोशोलॉजी इसमें बताया गया है, साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, रिजल्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब सोशोलॉजी आया तो ये एक नए तरीके का साइंस था जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, एक नई इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्या कर रहा था, बॉर्न कर रहा था कहीं ना कहीं। और इसका रिजल्ट क्या आया, लोग खुद को जानने लगे थे, सेल्फ रिफ्लेक्टिव था ये, ठीक है। लोग मतलब खुद को जानते थे, पहचानते थे कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा हमारा ब्रीफ बायोग्राफी एक चैप्टर के बारे में, ठीक है, जितने भी टाइप के रिवॉल्यूशन थे। अब हम एक्चुअली में पढ़ेंगे जो हमारे सोशोलॉजिस्ट थिंकर थे उनके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे कार्ल मार्क्स। तो हमारा नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो बर्थ एज रहा है वो 1818 से 1888 तक रहा है। हम लोग पहले इनकी क्या करेंगे, थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ने की कोशिश क्या हम लोग इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ेंगे ताकि हमें इनके बारे में पता हो, ठीक है। क्योंकि आपके जब एग्ज़ाम में भी आता है तो आपको थोड़ी सी बायोग्राफी पता होनी चाहिए। अगर आप ये बायोग्राफी अपने दिमाग में रखते हो तो आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो, आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी बातें लिख सकते हो, जिससे आपके नंबर्स क्या हो सकते हैं, गेन हो सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न ऑन 5 मई 1818 इन ट्रायर पार्ट ऑफ द रायरलैंड प्रोविंस ऑफ प्रूशिया इन जर्मनी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था, एक ट्रायर पार्ट में, ठीक है, रायरलैंड प्रोविंस के प्रूशिया जर्मनी में हुआ था, ठीक है। सन ऑफ अ प्रॉस्परस लिबरल लॉयर, ठीक है। ये किसके बेटे थे, ये एक अच्छे लॉयर के, काफ़ी प्रॉस्परस और लिबरल लॉयर के क्या थे, बेटे थे। 1834 से लेके 1836 का जो पीरियड रहा है उसमें इन्होंने स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, उसमें इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से, वेयर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द यंग हेजेलियंस, ठीक है। जहाँ पे ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, जो यंग हेजेलियंस थे उनसे हुए थे। 1841 में क्या हुआ था, completed his doctoral thesis in philosophy from the University of Jena, उन्होंने अपनी जो डॉक्टरेल थीसिस की पढ़ाई थी फिलोसफी में उन्होंने वो कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से। 1843 में क्या हुआ, मैरिड जेनी वन वेस्टफेलन एंड मूव टू पेरिस, इन्होंने शादी कर ली जेनी वन से और फिर पेरिस चले गए। 1844 में हुआ क्या, मेट फ्रीडरिच एंजल्स इन पेरिस, वहाँ पे वो क्या मिले, फ्रीडरिच एंजल से मिले, और ये इनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसको बहुत मानते थे वो।
हु बिकम अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, जो कि उनका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गया, जिसके वो 1847 में क्या हुआ था, इनवाइटेड बाय द इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट स्पेलिंग आउट इट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उनको एक इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन था जहाँ पे उनको इनवाइट किया गया कुछ डॉक्यूमेंट स्पेलिंग्स के एम से और उसके ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, दिस वॉज रिटन जॉइंटली बाय मार्क्स एंड एंजल्स। ठीक है, जो उनको दोनों लोगों ने ज्वाइन किया, जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने, एंड पब्लिश्ड एज द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948। ठीक है, और वो एक मैनिफेस्टो बन गया जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का 1948 में। 1849 में क्या हुआ, एक्सिल टू इंग्लैंड एंड लिव देयर टिल हिज डेथ। ठीक है, वो इंग्लैंड चले गए और वहीं पे उनकी क्या हुई, डेथ हुई थी। 1852 में द 18th ब्रूमियर्स ऑफ लुइस बोनापार्टी पब्लिश। ठीक है, उन्होंने ये बुक थी, फिर उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया वो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मैंने जो भी चीज़ें अरेंज की आपके एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है, तो ये काफ़ी एक सिस्टमैटिक वे में ईयर टू ईयर है। ठीक है, डिस्क्राइब की गई है। तो आप भी जब लिखना तो आप इसी तरह लिखना कि एक्चुअली में किस ईयर में और किस किस स्टेप के बाद कौन कौन सा स्टेप हुआ था। 1859 में अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश्ड, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। 1867 में क्या हुआ, कैपिटल वॉल्यूम आई पब्लिश। ठीक है, ये बुक पब्लिश, तो इनके पब्लिकेशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, कुछ याद भी रख सकते हो बाद में राइट डाउन करने के लिए। कार्ल मार्क्स 1880 टू 1883 में क्या हुआ, मतलब उनका ये दिया हुआ है डेट, बर्थ डेट और डेथ डेट। ठीक है, वो किस तरीके के इंसान थे, वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन को ही मानते थे, देखते थे, उसी को स्टडी करते थे। ठीक है, बहुत ऑपरेसिव टाइप के वो लोग थे। वो साइंटिफिक सोशलिज्म में क्या करते थे, बिलीव करते थे कि जो भी हो रहा है सोसाइटी में उसका कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक तरीका है, उसको प्रूफ किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। वो इन चीज़ों में क्या करते थे, बिलीव करते थे, जिसके डिफरेंट स्टेज उन्होंने बताए थे कि ठीक है, जो भी चेंजेस आए हैं, सोशलाइजेशन हुआ है, उसके काफ़ी अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे पहले क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था कि लोग क्या करते थे, जो भी स्टेज था उनका एग्रीकल्चरल स्टेज था, वो लोग काफ़ी एक जैसा चीज़ यूज़ करते थे। फिर स्लेवरी हो गया, दास प्रथा हो गया, फ्यूडलिज्म हो गया, फिर जहाँ पे राइट्स थी इन्हें जाने लगे, और फिर क्या हो गई, अचानक से कैपिटलिज्म सोसाइटी हो गई। उन्होंने बताया था 4 टाइप के एलिनिएशन को उन्होंने बताया था। तो जब हम कार्ल मार्क्स अच्छे से पढ़ेंगे अपने स्टैंडर्ड बुक में, एनसीईआरटी में गिवन है, उन्होंने 4 तरीके के क्या बताए थे, एलिनिएशन बताए थे। मतलब कि आप एकदम अपने आप को दूसरा कोई समझने लगो, आप एकदम कुछ आपको अलग टाइप का बना दिया जाता है सोसाइटी में, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वर्कर्स विल यूनाइट कैपिटलिज्म, उन्होंने बताया था जब वर्कर्स क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एक साथ वर्क करने लगते हैं, तो कैपिटलिज्म सोसाइटी हो जाती है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में उन्होंने ज़्यादा क्या किया था, फोकस किया था। फिर उन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन कौन रोल करता है, उसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने बताया था कि इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है बेस है किसी भी इकोनॉमी का। ठीक है, और बेस, जब कोई चीज़ का बेस है तो इसी बेस से जो रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, फैमिली है, सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं और सुपर स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, रिलीजन है वो भी इकोनॉमी पे बेस है, पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेके चलेगा, हमारा एजुकेशन है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेके चलेगा, फैमिली है वो भी हमारी इकोनॉमी को ही लेके चलेंगे। तो उन्होंने बताया था मोड ऑफ प्रोडक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, कितनी लार्ज क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये सब बातें होती हैं। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप मतलब वहाँ के ओनर हो, आप लेबर हो, आप पार्टनर हो, मतलब आपका उनसे रिलेशन क्या है उस प्रोडक्शन से। ठीक है, तो उन्होंने बताया था सबसे बेस क्या होता है, इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी में
का बेस होता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे ही कोई भी रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, फैमिली क्या होती है, बेस्ड होती है, कहीं ना कहीं उसी से इन्फ्लुएंस्ड होती है। और जो हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन में होता है उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हम उन चीज़ों को बोलते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, मशीन मेड यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन मेथड या लेबर मेड यूज़ करते हो, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। और रिलेशन कि आप वहाँ के क्या हो, उस प्रोडक्शन से आपका रिलेशन क्या, आप उसके ओनर हो, आप वहाँ पे एज अ लेबर काम कर रहे हो, आप वहाँ पे वेज लेबर हो, आप वहाँ पे डेली लेबर हो, किस तरीके का आपका उस प्रोडक्शन से रिलेशन है। ये नेक्स्ट है हमारा हाउ चेंज कैन बी ब्रॉड। जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है, हमारे जो चेंज बताया गया वो कैसे आते हैं, थ्रू क्लास स्ट्रगल, ठीक है। जो अलग अलग क्लासेस के लिए स्ट्रगल हुआ है, जो अलग अलग लोग स्ट्रगल करते हैं, तभी हमारी सोसाइटी में कहीं जाके चेंज आता है। क्लास हम लोग किसको बोलते हैं, the people who occupy the same position in the social production process will eventually form a class, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, एक सेम पोजीशन पे होते हैं सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसमें जो लोग भी वर्क करते हैं, ठीक है, एक ही पोजीशन पे, देन वो लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको कुछ फील होता है गलत, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो वही लोग कहीं ना कहीं एक क्लास क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक पोजीशन में जो लोग, जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो लोग भी काम कर रहे हैं उसका पोजीशन सबका सेम है, तो उस पोजीशन के लोगों को हम लोग एक क्लास के लोग बोलते हैं, ठीक है, सेम क्लास के लोग बोलते हैं। जैसा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में बताया था कि क्या क्या तरीके आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हो, और फिर रिलेशन कि क्या आप वहाँ के ओनर हो, क्या हो, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो हमारा चारों स्टेज था उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि क्या अगर जिन लोगों के पास, जैसे आप एज ए लेबर काम कर रहे हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप एज ए ओनर काम कर रहे हो तो आपको क्या पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव एज था उसमें कोई भी क्लासेस डिवाइड्स नहीं होते थे, तो उसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट भी नहीं आता था, ठीक है, कहीं पे कोई भी कन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं हुआ करते थे। कम्युनिज्म और स्लेवरी जो होता था, तो स्लेव्स ओनर होने लगे, वहाँ पे ओनर होने लगे, और वहाँ पे जो वर्क करने लगे वो क्या होने लगे, स्लेव्स, दास होने लगे, ठीक है, एज अ लेबरर होने लगे। फ्यूडलिज्म में क्या होने लगा, लैंड और लैंड ओनर्स होने लगे, ठीक है, लॉर्ड्स, कि आप मेरे लैंड लॉर्ड्स हैं, हम आपकी ज़मीन लेके काम करने लगे, और वहाँ पे सर्फ्स होने लगे, ठीक है, उनके किराएदार होने लगे। कैपिटलिज्म में क्या हो गया, बुर्जोसी और प्रोलेटरिस्ट दो तरीके के लोग होने लगे, ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। क्लास स्ट्रगल एज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी। ये जो क्लास स्ट्रगल होता है ये काफ़ी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए बोला गया है, ये काफ़ी एक मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स एंड एंजल्स, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थे जो कि मार्क्स और एंजल्स थे, उन्होंने बताया है द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है, ऑपरेसर और ऑपरेस, ठीक है, जितने भी क्लास स्ट्रगल्स हुए हैं कहीं ना कहीं जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, ठीक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न क्लास स्ट्रगल्स ही रहा है। क्लास स्ट्रगल्स क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ऑपरेसर होता है और एक ऑपरेस्ड होता है, जो लोगों पे क्या करते हैं कि जुल्म करता है, एक लोग जो जुल्म सहते हैं, तो जब ये चीज़ की अत हो जाती है, लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, एक क्लास स्ट्रगल शुरू होता है। उसी क्लास स्ट्रगल की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमारे चेंजेस आते हैं और चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसमें बोला है क्लास इंटरेस्ट, लोगों का जो क्लास का इंटरेस्ट होता है जब सेम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ के लिए जब उनको फाइट करनी होती है तो वो लोग ग्रुप बनाते हैं, देश उसको हम लोग क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। कंसाइजनेस आइडेंटिटी, वो लोग क्या होता है जब एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो एक कंसाइज हो जाता है कि आप उस ग्रुप को उस नाम से जान सकते हो। Conflict can lead to the overthrow of a dominant or ruling class by the previously dominated or subordinate, ठीक है। कन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है, कन्फ्लिक्ट तब होता है जब कोई डोमिनेंट सेक्शन, ठीक है, या कोई रूलिंग क्लास किसी प्रीवियस को जो उनसे छोटा हो या अपने सबऑर्डिनेट हो
जो उनसे लो क्लास पे वर्क करता है उसको क्या करे, डोमिनेट करना शुरू कर दे, या उनको क्या करे, उनके राइट्स को वॉयलेट करना शुरू करे। तब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पार्ट लेता है। क्लासेस रिवॉल्यूशन, ठीक है, हमने देखा है जो क्लासेस स्ट्रगल है वो काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज है, ठीक है, काफ़ी जल्दी स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी उससे चेंज भी आ जाता है। डोमिनेंट आइडियोलॉजी, तो कहीं ना कहीं लोग क्या हो जाते हैं, एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन जाती है लोगों की। तो डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन जाती है तो लोग फेट, बैड डीड्स, ये सब पे बिलीव करने लगते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी है। रिलीजन पे लोग जब बिलीव करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे यार हमारे भाग में यही लिखा होगा, ऐसा ही होगा, ये वो लोग सोच के क्या करने लगते हैं, उन चीज़ों को दबाने लगते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों से लोग बाहर आके क्लास स्ट्रगल करते हैं तब हमारे सोसाइटी में जाके कुछ चेंजेस होते हैं और काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा था कार्ल मार्क्स ख़त्म होता है। कार्ल मार्क्स की आपने आइडियोलॉजी देखी, वो काफ़ी ऑप्रेसिव थे और वो जो मतलब एक सोसाइटी में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, किसके पास क्या है क्या नहीं है, डोमिनेंट आइडियोलॉजी कैसे लोगों की बनती है, कैसे रिवॉल्यूशनरी होता है, कि क्लास स्ट्रगल के पीछे हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कि चारों स्टेज में किसके पास क्या था, कन्फ्लिक्ट था नहीं था, ये सब चीज़ें वो क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमाइल डर्किम। इमाइल डर्किम का हमारा जो टाइम पीरियड रहा है वो टाइम पीरियड रहा है 1858 से लेकर 1970 तक का उनका टाइम पीरियड रहा है। इमाइल डर्किम वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15, उनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1858 को हुआ था, इन एपिनल इन द लरेन रीजन ऑफ फ्रांस ऑन द जर्मन बॉर्डर। ही वॉज फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स ज्वेलिश फैमिली, ठीक है, उनका जर्मन में ही जर्मन बॉर्डर पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था, वो एक ऑर्थोडॉक्स ज्वेलिश फैमिली में जन्म लिए थे। हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वर ऑल रेबिस और ज्वेलिश प्राइड्स, ठीक है, उसके जो फादर ग्रैंडफादर सब क्या थे, ज्वेलिश प्राइड थे। इमाइल टू वॉज इनिशियली सेंट टू अ स्कूल फॉर ट्रेनिंग रेबीज, ठीक है, इमाइल को भी क्या किया गया, सबसे पहले इसी ट्रेनिंग स्कूल में भेजा गया ताकि वो रेबीज क्या करे, सीख सके। 1876 में क्या हुआ, 1876 में हुआ कि एंटर्स द इकोले नॉर्मले सुपरव्यू इन पेरिस टू स्टडी फिलोसफी, वो इस स्कूल में गए ताकि वो फिलोसफी की स्टडी कर सके। 1887 में अपॉइंटेड डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी हिज डॉक्टरल डिसर्शन, वो उन्होंने क्या किया, एक डिवीज़न ऑफ लेबर को लेके आए और उनका ये एक मानना था। 1895 में पब्लिशेस रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उन्होंने ये पब्लिश किया था। 1897 में क्या हुआ, फाउंड्स एनी सोशोलॉजिकल द फर्स्ट सोशल साइंस जर्नल इन फ्रांस एंड पब्लिश हिज फेमस स्टडी सुसाइड, ठीक है, उन्होंने पहले अपना फेमस स्टडी जो सुसाइड था उसको क्या किया था, बताने की कोशिश की गई थी, ठीक है, फ्रांस में उन्होंने ये जर्नल पब्लिश किया था। 1902 में क्या हुआ, ज्वाइंस द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस एज द चेयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने पेरिस में एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, ठीक है, चेयर एजुकेशन के नाम से। लेटर इन 1930 द चेयर वॉज रीनेम्ड एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, उस चेयर मतलब उस पद का नाम चेंज होकर एजुकेशन एंड सोशोलॉजी हो गया। 1912 में क्या हुआ, पब्लिशेस द फ्लेमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ठीक है, उन्होंने ये सब चीज़ें पब्लिश की थी, बहुत डीप जानने की कोशिश नहीं करना है, इसलिए मैं भी पढ़ के इसको छोड़ दीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाए। 1970 में क्या हुआ, डाइज एट द एज ऑफ 59, वो 59 साल की उम्र में मर गए थे। हार्ट ब्रोकन बाय द डेथ ऑफ हिज सन, ठीक है, जब उनके बेटे की किसी वजह से मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी उनके बेटे की, तो उसी चक्कर में क्या हो गई, उनकी भी मृत्यु हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोक हो गया था उनका। एंड्री इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, जब एंड्रे की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी मौत हुई थी, डेथ हुई थी, उसी के सदमे में क्या हो गया, इनका भी डेथ हो गया था। सोशोलॉजी अ डिसिप्लिन that deals with abstract entities like social facts could nevertheless be a science founded and observable empirically verifiable evidence। उन्होंने बोला है सोशोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि क्या जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ है, सोशल फैक्ट्स और
ऐसे चीज़ों से डील करता है। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी सोसाइटी में वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो सब चीज़ें नेचुरल नहीं होती हैं, वो ह्यूमन मेड होती हैं और सोसाइटी के वजह से ही होती हैं। इसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं, और विथ एविडेंस के साथ। उन्होंने ऐसा बताया था। उन्होंने फर्स्ट अपनी जो जर्नल पब्लिश की थी वो सुसाइड पे की थी, ठीक है। उन्होंने सुसाइड का क्या बताया था कि ये एक एम्पेरिकल डाटा है। उन्होंने सुसाइड पे पूरा डाटा निकाला था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। उन्होंने पूरा वो डेटा फॉर्म किया था और उसको सोशली क्या किया था, बताया था कि ये जो लोग सुसाइड करता है वो अपने मन से नहीं करता है, उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको क्या करती है सोसाइटी कहीं ना कहीं फोर्स करती है कि तुम सुसाइड करो, ठीक है। सोशल फैक्ट्स जो कि एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, उस पर बाहरी क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है, कंस्ट्रेंट होते हैं वो, ठीक है, जर्नलाइज किया जाता है और कलेक्टिवली ये सब काम होते हैं। उन्होंने ऐसा बताया था। फिर इमाइल हकीम के बारे में दिया है, वेट अ मिनट। इनको हम लोग फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी, फादर ऑफ सोशोलॉजी हम लोग ऑगस्ट कॉम को बोलते हैं। इनको हम लोग फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी भी बोलते हैं। मोरल कोड्स बिहेवियर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, इनका ये मानना था कि जो भी इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोसाइटी और सोशल फैक्ट, उन्होंने जो सोसाइटी के बारे में बोला था कि ये एक सोशल फैक्ट है और इसके पीछे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रूफ ला सकते हैं, एविडेंसेस ला सकते हैं। सोशल सॉलिडिटी एक्सर्टेड प्रेशर, जो भी सोशली वर्क होता है वो क्या होता है, बाहर से प्रेशराइज्ड होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर कुछ अपने मन से होता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सॉरी फ्रेंड्स, जो भी मोरल फैक्ट्स हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स, उन्होंने बोला था जब भी हमें नेचुरल साइंस को साइंटिफिक डिसिप्लिन में स्टडी करना, ठीक है, ऐसे जो भी हम लोग बोल देते हैं नेचुरल है, नहीं, वो चीज़ें नेचुरल नहीं होती, वो चीज़ें हमेशा साइंटिफिक होती है। और इन चीज़ों को हमें साइंटिफिकली स्टडी करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जो भी सोशली फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग एज ए चीज़, एज ए थिंग की तरह जब स्टडी करेंगे तब हमें इन चीज़ों के पीछे की साइंटिफिक स्टडी भी पता चल जाएगी, ठीक है। डर्किम्स विजन्स ऑफ सोशोलॉजी, वो किस तरीके से सोशोलॉजी को देखते थे, तो वो एक सब्जेक्ट मैटर था उनके लिए। क्या होता था, ये जैसे साइंस में एक पर्टिकुलर चीज़ सब्जेक्ट होती है, उनके लिए सब्जेक्टिव था, ठीक है, वो हर चीज़ों के पीछे के एविडेंस, प्रूफ और ऑब्जर्व करते थे। सोशोलॉजी वॉज टू बी एम्पेरिकल साइंस, वो बोलते थे कि ये एक तरीके का साइंस है और जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। वो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे क्या करते थे, बिलीव करते थे, जो कि वो लेके भी आए थे। फर्स्ट बुक डिवीज़न ऑफ लेबर, उनकी जो फर्स्ट बुक थी वो थी डिवीज़न ऑफ लेबर। उसमें उन्होंने दो तरीके की बातें बताई थी, एक मैकेनिक सॉलिडेटरी की और एक ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी की, ठीक है। उन्होंने मैकेनिक सॉलिडेटरी में बताया था कि जब पहले की लाइफ हुआ करती थी वो काफ़ी सिंपल होती थी और वो एक दूसरे से क्या होते थे, लोग सिमिलर होते थे, ठीक है, एक ही जैसे रिचुअल्स, एक ही जैसे वो लोग रिलीजन क्या करते थे, फॉलो करते थे। होमोजिनिटी होती थी, सब एक जैसे होते थे, ठीक है, एक चीज़ें मानते थे। रिप्रेसिव, अगर वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ता था तो वो लोग क्या करते थे, अपने तरीके से उसको सज़ा देते थे रिप्रेसिव वे में, ठीक है, जैसे उसको सोसाइटी से बाहर कर देना, उसके मुंह पे काला लगा देना या उसको चक्कर लगवाना पूरे गांव के, ऐसे टाइप की सज़ा दी जाती थी। वो लोग काफ़ी क्या होते थे, पर्सनलाइज्ड होते थे, एक दूसरे को काफ़ी करीब से क्या करते थे, जानते थे। ऑर्गेनिक सॉलिडिटी में उन्होंने आज का फेज़ बताया है कि इम्पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, आज जो हो गए काफ़ी इम्पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, चीज़ें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं, मॉडर्न हो गए हैं लोग, एक दूसरे के डिफरेंसेस हो गए, हर लोग एक जैसा नहीं होता है, एक दूसरे से डिफ़र होता है, हेट्रोजीनस हो गए, लोग एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है, होमोजीनस नहीं है, लोग हेट्रोजीनस है। और रेस्टिट्यूटिव मतलब बताया गया है कि आजकल क्या है, अगर कोई गलती करता है, लॉज को ब्रेक करता है तो उसको सज़ा रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉज होते हैं वो देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर ने क्या
उनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1864 से 1920 तक रहा है। मैक्स वेबर वॉज बॉर्न ऑन 21 अप्रैल 1864 इन द एरफ्रट जर्मनी इनटू अ पर्शियन फैमिली। ठीक है, मैक्स वेबर का जो जन्म हुआ था वो 21 अप्रैल 1864 को हुआ था, एरफ्रट जर्मनी में हुआ था, एक पर्शियन फैमिली में। हिज फादर वॉज द मैग्निफ्रेट एंड फॉलोअर ऑफ अ बासमरक। उसके फादर जो थे एक मैग्निफ्रेट थे और वो बासमरक के क्या थे, फॉलोअर थे। हिज मदर वॉज फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड लिबरल फैमिली फ्रॉम हैदलबर्ग। ठीक है, वो एक डिस्टिंग्विश्ड फैमिली की थी उसकी मदर, जो कि एक लिबरल फैमिली थी हैदरबर्ग में। 1882 में क्या हुआ, वेंट टू हैदरबर्ग टू स्टडी लॉ। वो भी हैदरबर्ग चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए। 1884 टू 1884 में क्या हुआ, स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन एंड बर्लिन। उन्होंने किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, तो गोटिंगन और बर्लिन की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी अपनी। 1889 में सबमिटेड हिज डॉक्टरेल डिसर्टेशन ऑन अ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने एक डॉक्टरेट की डिग्री ली थी जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, क्या, मेडिवल हिस्ट्री जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था उसमें क्या किया था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। 1891 में क्या हुआ, सबमिटेड हिज हैबिटेशन thesis failing to be a teachers on Roman agrarian history and the significance for a public and private loan। ठीक है, उन्होंने एक पब्लिक एंड प्राइवेट लोन पे भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया था, एक हिस्ट्री क्या की थी, सबमिट की थी। ठीक है, 1893 में मैरिड मेरिएना सहनीगर से उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। 1891 से 1896 में क्या हुआ, अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट एट फ्रीबंग एंड देन हैदलबर्ग। ठीक है, उनको इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर की तरह अपॉइंट किया गया, पहले फ्रीबंग में और फिर हैदलबर्ग में। 1897 टू 1901 में क्या हुआ, हैज़ अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड फॉल्स इल। उनका जो नर्वस सिस्टम था वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया और वो बीमार पड़ गए। अनेबल टू वर्क ट्रैवल टू रोम, फिर वो काम करने के लायक नहीं बचे थे, फिर वो क्या चले गए, रोम चले गए। 1901 में वेबर रिज्यूम स्कॉलरली वर्क। जो वेबर जो थे वो उन्होंने स्कॉलरली क्या किया, वर्क किया। 1903 में बिकेम द एसोसिएट एडिटर ऑफ द जनरल आर्चीव्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर। फिर वो एक एडिटर बन गए सोशल साइंस और सोशल वेलफेयर के। ठीक है, 1904 में ट्रैवल टू द यूएसए, पब्लिशेस द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, वो यूएसए चलेगा और उन्होंने क्या पब्लिश किया, जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। 1918 में टेक्स अप स्पेशली क्रिएटेड चेयर इन सोशोलॉजी एट वियना। ठीक है, उन्होंने एक वियना में उनको एक पोस्ट मिली। 1919 में अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच। उनको इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर मुनिच में बना दिया गया। 1920 में वेबर्स डाइड्स, वो उनकी डेथ हो गई। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज मेजर वर्क्स विच मेड हिम फेमस वर ट्रांसलेटेड एंड पब्लिश्ड इन बुक्स फ्रॉम ओनली आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, जो उनके फेमस काम थे तो क्या किया गया, उनके बुक्स को क्या किया गया, ट्रांसलेट किया, पब्लिश किया गया उनकी डेथ के बाद। दिस इंक्लूड द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1930 में इसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया। फ्रॉम मैक्स वेबर, एसे इन सोशोलॉजी 1946 में। मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज 1949 में किया गया। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1958 में एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी 3 वॉल्स 1968 में। ये सब बुक इनकी क्या की गई, ट्रांसलेट करके पब्लिश की गई। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर जो थे एक जर्मन सोशोलॉजिकल थिंकर थे। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1864 से 1920 तक था। ये इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग द सोशल एक्शन, इनका ये मानना था कि सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उस सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप्स के क्या इंडिविजुअल के एक्शंस हैं उसको समझना और पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। जो सोशली लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है, उसको भी रीड करना काफ़ी ज़रूरी है।
ऑल ह्यूमन बिहेवियर दैट वाज मीनिंगफुल, ठीक है, उन सारे ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करना चाहिए जिनका क्या होता है कोई मतलब निकल रहा है। जो लोग एक्शन ले रहे हैं, जब वो अपनी बातें बोलते हैं तो काफ़ी टाइम वो बातें मीनिंगफुल होती हैं, तो वो सब बातें हमें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, देन एक सोसाइटी को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सोशोलॉजिस्ट एंड टास्क वॉज टू रिकवर द मीनिंग एट्रीब्यूटेड बाई द एक्टर, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट और इनका काम ये होता है कि वो जो एक्टर, जो लोग क्या कर रहे हैं, बातें बोल रहे हैं, उनको एक मीनिंग देना, उनको समझना और उनकी बातों को सुनना। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने बोला है कि लोगों के साथ क्या करना चाहिए, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग भी रखनी चाहिए, ठीक है। कि लोग एम्पैथेटिक मतलब सिंपैथी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोगों को देख के यार उस पर तरस करना। एम्पैथेटिक मतलब कि लोगों के लिए आप अंदर दिल से क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग्स, वैल्यूज़, फीलिंग, ये हमेशा इस बात पे बिलीव करते थे कि लोगों के जो वैल्यूज़ हैं, फीलिंग्स हैं, उनके आइडियल्स हैं, इन सब को भी समझना, देन उनके एक्शंस को पढ़ना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी बताया अच्छे से कि जो ब्यूरोक्रेसी होता है, एक रूल, जो हायरार्की होती है, वो रिटन रूल्स होते हैं कहीं ना कहीं, उसको लिख के क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। एक्सप्लिसिट रूल्स एंड रेगुलेशन, बाहर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको एक रिटन पैटर्न में क्या किया जाता है, लिखा जाता है या लोगों को समझाया जाता है। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने बताया है फंक्शनिंग ऑफिशियल्स, कि जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग पोस्ट पे क्या करते हैं, उन लोग वर्क करते हैं। हायरार्कल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशन, ठीक है, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो हायरार्की में होते हैं कि कोई सबसे ऊंची पोस्ट पे है, कोई इसके नीचे पोस्ट पे, अलग अलग पोजीशन डिवाइड होती है। रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो लोग रिटन डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको ज़्यादा ईजी पड़ता है। ऑफिस मैनेजमेंट, वहाँ का ऑफिस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। कंडक्ट इन ऑफिस, जो भी ऑफिसेज में काम हो रहे हैं। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों में आपस में एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये सब समझना। सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग, वैल्यूज़, फीलिंग, प्रिजुडिसेस, आइडल्स एंड सो ऑन, जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, जो उनके वैल्यूज़ है, उनकी फीलिंग है, उनके प्रिजुडिसेस क्या क्या है, उनके आइडियल्स कौन कौन है, ये सब जानना, समझना। इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी डन ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया था कि जब आप कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आप उस टाइम क्या रहोगे, बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स भी उसमें इन्वॉल्व करोगे, नहीं, आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो बिल्कुल ही न्यूट्रल होंगी, ठीक है। अब उन्होंने बताया था कि मैथोडोलॉजिकल टूल्स, आपको जब आप इन सब की स्टडी करते हो तो आप एक मैथोडोलॉजिकल टूल कि आप कौन सा, कैसे उसकी स्टडी करोगे, तो आपको इसका एक आइडियल टाइप बना लेना चाहिए कि एक्चुअली में आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, पहले से पूरी चीज़ को स्ट्रक्चर कर ले रहे हो कि आप किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट करोगे, अपने आप को कैसे न्यूट्रल रखोगे, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथनिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इनकी जो थी, इन्होंने बताया था कि ट्रेडिशनल है, कैरिस्मेटिक और रेशनल लीगल है, ठीक है। प्रोटेस्ट, इन्होंने बताया था कि कैसे लोग क्या हो रहे, कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अथॉरिटी में इन्होंने 3 तरीके की अथॉरिटी बताई थी, और फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को क्या किया था, डिफ़ाइन किया था कि कैसे लोग हायरार्की में डिवाइडेड होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा बुक 2 में सिर्फ एक चैप्टर रिमेन रह गया है, उसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और किसी को भी इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, क्लास 11th, क्लास 12th या UPSC ऑप्शनल से रिलेटेड सोशोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स अगर आपको परचेज़ करने हो तो आप परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।